तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं जीएस गुरु सर की क्लास। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 का विज्ञान का अध्याय 1 का 4 से लेकर के सभी क्वेश्चनों को आज हम लोग सॉल्व कर लेंगे, जो कि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग 1 से लेकर के 4 तक प्रश्नों का उत्तर जान लिए थे। ठीक है, तो बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है कि खाद और उर्वरक में अंतर बताएं। ठीक है, तो आइए इसका हम लोग आंसर जान लेते हैं। तो हाँ, बोल रहा है कि उर्वरक एवं खाद में अंतर। ठीक है, यानी कि हम लोग लिख लेंगे एक तरफ उर्वरक और एक तरफ खाद। ठीक है, तो उर्वरक है एक नंबर कि उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। ठीक है, यानी कि जो उर्वरक है ये मानव के द्वारा बनाया गया है, जबकि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है। ठीक है, जो गोबर एवं पौधे के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। तो ठीक है, यानी कि पहला आप लोग अंतर जान गए होंगे कि जो उर्वरक है ये उर्वरक एक मानव निर्मित है, जबकि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधे के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब हम लोग जान लेते हैं दो। बोल रहा है कि उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्री में होता है। ठीक है, यानी कि जो उर्वरक का है इसका उत्पादन फैक्ट्री में होता है, जबकि खाद खेतों में बनाई जाती है। ठीक है, जो उर्वरक है ये आपका फैक्ट्री में बनाया जाता है और जो खाद है ये आपका खेतों में बनाया जाता है। ठीक है, तो आइए तीसरा जान लेते हैं क्या अंतर है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है, यानी कि जो उर्वरक है इससे क्या होता है कि जो खेतों में वो ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त नहीं होता है लेकिन प्रचुर मात्रा में नहीं होता है। वही खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। ठीक है, जो खाद होता है उससे जो खेत में जो ह्यूमस होता है वह प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। तो अगला देख लेते हैं क्या है। अगला है कि उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुर में होते हैं। ठीक है, जबकि खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। ठीक है, यानी कि जो उर्वरक में होते हैं इसके जो पादप पोषक हैं वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, और जो खाद में पादप पोषक के तुलनात्मक रूप क्या होता है, कम होता है। तो आई होप आप लोग उर्वरक और खाद में अंतर समझ गए होंगे। तो अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो ये 5 हो गया, अब हम लोग जान लेते हैं 6। 6 है कि सिंचाई किसे कहते हैं। जल संरक्षित करने वाले सिंचाई की दो विधियों का वर्णन कीजिए। अर्थात कह रहे हैं कि सिंचाई किसे कहते हैं। ठीक है, सिंचाई किसे कहते हैं और जो मतलब जो पानी भी बच जाए और खेत में अच्छा से क्या सिंचाई भी हो जाए। ठीक है, ऐसे क्या करना है, दो विधियों का वर्णन करना है। ठीक है, तो आइए इसका भी आंसर हम लोग जान लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। ठीक है, यानी कि निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग लिख देंगे कि सिंचाई की आधुनिक विधियां। ठीक है, यानी कि संचित करने वाले विधियां। तो पहला हो जाएगा हम लोग का छिड़काव तंत्र। ठीक है, इसका पहला हो जाएगा छिड़काव तंत्र। आइए इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। कि इस विधि का उपयोग असमान भूमि के लिए किया जाता है। जहाँ पे असमान यानी कि देखिए उबड़ खाबड़ ऐसे होता है जो ज़मीन, वहाँ पे
ऐसे तंत्र का उपयोग किया जाता है जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, जहाँ पे जल कम मात्रा में उपलब्ध है, यहाँ तक लिखना है। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से लिखना है कि इसका छिड़काव पौधे पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। छिड़काव लॉन कॉफी की खेती एवं कई अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है। ठीक है, और अगला है हम लोग का ड्रिप तंत्र। ठीक है, तो ड्रिप तंत्र के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो यह है कि इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधे की जड़ों में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। ठीक है, इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। और फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। तो ठीक है, यहाँ तक ले हम लोगों को इसका आंसर लिख लेना है। तो अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो अब हम लोग समझ लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। तो कह रहा है कि यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा, चर्चा कीजिए। यानी कि जो गेहूं है उसको हम लोग खरीफ ऋतु में यानी कि वर्षा की ऋतु में उगा दे तो क्या होगा। तो आइए इसका राइट आंसर हम लोग जान लेते हैं। तो आइए अब हम लोग इसे समझ लेते हैं। तो कह रहा है कि यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा, चर्चा कीजिए। ठीक है, तो आइए इसका हम लोग आंसर जान लेते हैं। तो इसका आंसर है कि यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो इसके पौधे ठीक से वृद्धि नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यानी कि क्या किया जाए, यानी गेहूं को अगर खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो उनके जो पौधे हैं छोटे छोटे वे ठीक से नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि यह एक रबी फसल है, अतः इससे ठंडे मौसम तथा कम जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अब हम लोग समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम लोग क्या करेंगे कि एक ही खेत में अगर लगातार पौधे को उगाते चले जाएं तो मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम बता दें कि जो मिट्टी पर प्रभाव पड़ेगा उस पर क्या होगा, उर्वरता शक्ति खत्म हो जाएगी। तो आइए इसे अब हम लोग लिख करके समझ लेते हैं। तो इसका आंसर है कि खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी में पोषकों की कमी हो जाती है। इससे मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है। यानी क्या करते हैं कि लगातार अगर क्या करते हैं कि खेतों में फसल उगाते रह जाते हैं तो जो मिट्टी होती है उनकी पोषकों में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है, और क्या है अब इसके बाद कि इससे मिट्टी अनुपज हो जाती है, क्योंकि मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यानी कि जो मिट्टी होती है वो फसल को क्या करती है, खनिज पदार्थ प्रदान करती है जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, तो अब हम लोग समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो अब हम लोग समझ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि खरपतवार क्या है, हम इसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो आइए इसका भी आंसर जान लेते हैं। तो यहाँ है आपका आंसर, यानी कि खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधे को खरपतवार कहते हैं। ठीक है,
यानी क्या पूछा था क्वेश्चन कि खरपतवार क्या है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधे को खरपतवार कहते हैं। अब है कि खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। ठीक है, खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। यहाँ तक हम लोग का आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा और आगे की ओर। फिर लिखेंगे कि इनका जो नियंत्रण करते हैं वो हम लोग क्या करते हैं, यानी कि खरपतवार नाशी की दवा छींट करके, जैसे जैसे 2,2-D है ना, खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं। तो ठीक है, अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो अब हम लोग समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाएं कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। ठीक है, यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो क्रम दिया है ये गलत दिया हुआ है, इसको हम लोग सही क्रम करके लिख देना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, यानी कि मिट्टी तैयार करते हैं, है ना। यानी कि तो इसका हो जाएगा, सबसे पहला हो जाएगा मिट्टी तैयार करना। उसके बाद जो मिट्टी तैयार हो जाता है तो उसके बाद क्या करते हैं, खेत की जुताई करते हैं, यानी कि 2 नंबर हो जाएगा खेत की जुताई। उसके बाद क्या होता है, जब खेत की जुताई हो जाता है उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, बुआई करते हैं। ठीक है, बुआई करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग कि खेतों में क्या करते हैं हम लोग, खाद को डालते हैं, यानी कि खाद देना। ठीक है, इसके बाद जो हमारा काम है खेत में खाद देना। इसके बाद जो है हम लोगों का सिंचाई, यानी कि इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, सिंचाई करते हैं। सिंचाई के बाद क्या करते हैं हम लोग, बीजों को कटाई करते हैं, यानी ठीक है, यानी कि 6 नंबर हो जाएगा हम लोग का कटाई। अब जो लास्ट यानी कि अंतिम बच गया वो है हम लोग का फसल को चीनी मिल में भेजना। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 7 नंबर, यानी कि फसल को चीनी मिल में भेजना। तो आई होप आप लोग 10 नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। तो अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा कीजिए। यानी कि ये जो नीचे हम लोग का जो संकेत दिया हुआ है, ठीक है, इसमें हम लोग को क्या करना है कि वो जो पहेली है उसको इसमें भर देना है। तो पहला बोल रहा है कि ऊपर से नीचे की ओर, यानी कि ऊपर से क्या करना है हम लोग को, नीचे की ओर जाना है। ठीक है, तो पहला पहेली है कि सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका। तो सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका हो जाएगा हमारा, आइए देख लेते हैं। तो क्या है कि एक नंबर बोल रहा है कि सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका। तो इसमें एक नंबर देखना है। तो एक नंबर ये है ऊपर से नीचे आना है। तो पहला हो जाएगा रहट। ठीक है, पहला हो जाएगा हम लोग का रहट। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, अगला देख लेना है कि बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल करना। यानी क्या करता है कि एक दो पोसते हैं तो ठीक है, पर बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल करना क्या कहलाता है हम लोग का, पशुपालन। तो आइए देख लेते हैं, इसमें 2 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसमें हम लोग क्या भर लेंगे, पशुपालन, पशुपालन। ठीक है, तो इसमें हम लोग का भरा जाएगा पशुपालन। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं तीसरा पहेली। तो तीसरा पहेली है कि फसल उन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। यानी कि वैसा फसल जिन्हें हम लोग वर्षा ऋतु में बोते हैं। तो कितना नंबर है, 3 नंबर। तो 3 नंबर देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें क्या भरा जाए हम लोग का, ऊपर से नीचे, यानी कि खरीफ। ये इसमें हो जाएगा हम लोग का खरीफ। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं पहेली नंबर 6 को। तो पहेली नंबर 6 है कि फसल पक जाने के बाद कटना। यानी कि जब फसल पक जाता है तो उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, उसको काटते हैं। तो उसको काटते हैं तो उसको क्या कहते हैं। तो 6 नंबर ढूंढना है, यहाँ पे 6 नंबर है। तो 6 नंबर का हो जाएगा हम लोग का, इसका आंसर हो जाएगा कटाई। क्या करते हैं, कटाई। ठीक है, तो अब हम लोग समझ लेते हैं पहेली
अगला तो कह रहा है कि बाईं से दाईं ओर लिखना है। अब हम लोग को समझना है, यानी कि बाईं से दाईं ओर जाना है हम लोग को, ठीक है। तो पहला है कि शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें। तो जो शीत ऋतु में उगाई जाती है फसलें उसको क्या बोलते हैं? तो एक नंबर है र, इसमें भर देना है वी, र वी, ठीक है। अब देख लेते हैं अगला। तो वह रहा चौथा पहेली कि एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं उनको बोलते हैं हम लोग फसल। तो देख लेते हैं 4 कहाँ दिया हुआ, यहाँ पे लिखा है। तो भाई आ जाएगा फसल, हो जाएगा फसल, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं पहेली नंबर 5 को। तो पहेली नंबर 5 का रहा है कि रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक प्रदान करता है, ठीक है। यानी कि रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक प्रदान करता है। तो ये ढूंढना है इसमें 5 नंबर है, यानी क्या हो जाएगा इसमें? उर्वरक, उर्वरक, ठीक है। इसमें भरा जाए हम लोग का उर्वरक। अब हम लोग देख लेते हैं पहेली नंबर 7। तो पहेली नंबर 7 का रहा है कि खरपतवार हटाने की प्रक्रिया। तो खरपतवार हटाने की प्रक्रिया जो है वो है हम लोगों का निराई, जो कि देख लेते हैं 7 नंबर यहाँ पे है। तो इसमें भर देंगे निराई, इसमें भरा जाएगा हम लोग का निराई। तो अब हम लोग का पहेली पूरा तैयार हो गया। तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं ऐसे। तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।